Hi friends, today we will learn class 5th Hindi book Rimjim chapter 10 एक दिन की बादशाहत। मतलब एक दिन किसी ने अपनी मर्जी चलाई है, बिल्कुल बादशाह राजा बादशाहत, बिल्कुल हुक्म पे हुक्म चलाना। सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। आरिफ सलीम, चलो फौरन से सो जाओ। आरिफ और सलीम दो बच्चे हैं और उनकी माताजी बोलती है तुम इस जल्दी से सो जाओ। अम्मी की आवाज़ एन उस वक्त आती थी, ये जो इनकी मम्मी की आवाज़ है वो उस वक्त पे आती थी जब वे दोस्तों के साथ बैठे कव्वाली गा रहे होते थे। जब ये आरिफ और सलीम अपने दोस्तों के साथ कव्वाली गा रहे होते थे, या फिर सुबह बड़े मज़े से में आइसक्रीम खाने के सपने देख रहे होते कि आपा झंझोड़ कर जगा देती, या फिर सुबह ना बड़े मज़े से कि वो सपने में आइसक्रीम खा रहे हैं वो देख रहे होते थे और उनकी मम्मी उनको हिलाकर जगा देती थी। अम्मी मीन्स मम्मी। जल्दी उठो, स्कूल का वक्त हो गया, वो बोलती थी कि तुम जल्दी उठ जाओ, स्कूल का टाइम हो गया। दोनों की मुसीबत में जान थी, ये जो दोनों हैं की मुसीबत में जान थी। हर वक्त पाबंदी, हर वक्त तकरार, इनके साथ हर वक्त पाबंदी और तकरार होती थी। अपनी मर्जी से चुप भी न कर सकते थे ये, अगर इनकी मर्जी होती तो ये चुप अपनी मर्जी से तो ये बिल्कुल चुप भी नहीं कर सकते थे, कुछ बोल भी नहीं सकते थे। कभी आरिफ को गाने का मूड आता तो भाईजान डांटे थे। जब आरिफ को गाने का मूड होता था ना तो उसके जो भैया हैं वो उनको डांट देते थे, चुप होता है या नहीं। वो बोलते थे चुप होता है या फिर नहीं। हर वक्त मेंढक की तरह टराया जाता है कि तुम हर वक्त मेंढक की तरह टराते रहते हो, टर। बाहर जाओ तो अम्मी पूछती बाहर क्यों गए। अगर ये बाहर जाए तो उनकी मम्मी पूछती कि भाई बाहर क्यों गए हो तुम। अंदर रहते तो दादी चिल्लाती, अगर ये अंदर रहते तो उनकी दादी चिल्लाती। हाय मेरा दिमाग फटा जा रहा है शोर के मारे। उनकी दादी बोली हाय मेरा दिमाग ना फट रहा है, तुम इतना शोर कर रहे हो। अरे रजिया ज़रा इन बच्चों को बाहर हाँक दे। ये जो रजिया इनकी अम्मी का नाम है, उनकी दादी बोलती है कि इन बच्चों को इधर बाहर भेज दे। जैसे बच्चे नए हुए मुर्गी के चूजे हो गए, और वो बोलते ये बच्चे नहीं है, मुर्गी के चूजे हैं। दोनों घंटों बैठकर इन पाबंदियों से बच निकलने की तरकीबें सोचा करते हैं। ये जो दोनों, एक सलीम है और एक आरिफ है, दोनों एक साथ बैठकर बहुत सारे घंटों इन पाबंदियों से बचने की तरकीब सोचते थे। उन दोनों से तो सारे घर की दुश्मनी हो गई थी। ये दोनों हैं पूरे घर की दुश्मनी हो गई थी इनसे, तो लिहाजा दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई और अब्बा की खिदमत में एक दरखास्त पेश की कि एक दिन उन्हें बड़ों के सारे अधिकार दे दिए जाएं और सब बड़े छोटे बन जाएं। लिहाजा दोनों ने एक योजना बनाई, अपने पिताजी के पास एक खिदमत पेश की और बोले कि किसी एक दिन ये जो बड़ों के अधिकार हैं वो इन बच्चों को सौंप दिए जाएं और ये जो सारे बड़े बच्चे छोटे बच्चे बन जाए। कोई ज़रूरत नहीं है उधम मचाने की, अम्मी ने अपनी आदत के अनुसार डांट पिलाई। ये जो है मम्मी बोली इनकी कि कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें उधम मचाने की। अब ये जो इनकी आदत है इनकी अम्मी की, उन्हें को डांट लगाई। लेकिन अब्बा जाने किस मूड में थे कि न सिर्फ मान गए बल्कि यह इकरार भी कर बैठे कि कल दोनों को हर किस्म के अधिकार मिल जाएंगे। लेकिन ये जो इनके पिताजी थे वो पता नहीं किस मूड में थे, सिर्फ हाँ ही नहीं ये भी बोल दिया कि कल इन दोनों को सारे किस्म के सारे तरह के अधिकार मिल जाएंगे। अभी सुबह होने में कई घंटे थे कि आरिफ ने अम्मी को झिझोड़ डाला। अभी सुबह होने में बहुत ज़्यादा टाइम था, पर आरिफ ने ना मम्मी को
जैसे मम्मी इनकी उठाती थी इनको ऐसे झिझोड़ कर हिलाकर, वैसे आज आरिफ ने उठाया। अम्मी जल्दी उठिए, नाश्ता तैयार कीजिए। वो बोला, अम्मी आप जल्दी उठो और नाश्ता तैयार करो। अम्मी ने चाहा एक झापड़ रसीद करके सो रहे। अम्मी तो चाहती थी कि भाई उनको एक झापड़ मारो और सो जाऊं मैं, मगर याद आया कि आज तो उनके सारे अधिकार छीन जा चुके हैं। पर फिर अम्मी को याद आया कि अम्मी के तो ना ये सारे अधिकार छीन लिए हैं। मम्मी को याद आया। फिर दादी ने सुबह की नमाज पढ़ने के बाद दवाई खाना और बादाम का हरीरा पीना शुरू किया। फिर दादी जी ने ना सुबह की न्यूज़ पढ़ने के बाद ना फिर अपनी दवाइयाँ ली और बादाम का हरीरा पीना शुरू कर दिया। एक पेय होता है एक तरह का, जिसको पहले दूध को इतना गर्म करके फिर उसमें मावा और बादाम डाला जाता है। तो आरिफ ने उन्हें रोका। तो आरिफ ने ना अपनी दादी को रोका। तौबा है दादी, तौबा। तौबा मतलब हद है दादी, हद है। कितना हरीरा पिएंगी आप? आरिफ बोला कि आप कितना हरीरा पिएंगी, पेट फट जाएगा आपका तो पेट ही फट जाएगा। और दादी ने हाथ उठाया मारने के लिए, पर दादी ने ना हाथ उठाया झापड़ मारने के लिए। नाश्ता मेज पर आया तो आरिफ ने खानसामा से कहा। नाश्ता तो मेज पे आ गया था। फिर आरिफ ने ना खाना बनाने वाले से कहा, रसोइये से कहा, अंडे और मक्खन वगैरह हमारे सामने रखो। आरिफ बोला कि अंडे और ये जो मक्खन है वो हमारे सामने रखो। दलिया और दूध बिस्कुट इन सबको दे दो। दलिया और ये जो दूध और बिस्कुट है ना वो इन सबको दे दो, मतलब इनके अब्बा को, अम्मी को, दादी को। आपा ने कहर भरी नज़रों से उन्हें घूरा। जो आपा हैं उन्होंने वो कहर से भरी नज़रों से घूरा, मगर बेबस थी क्योंकि रोज़ की तरह आज वह तरमाल अपने लिए नहीं रह सकती थी। मगर वो ना बेबस थी क्योंकि रोज़ की तरह वो अपने हुक्म नहीं चला सकती थी। सब खाने बैठे, सब मतलब कुछ खाने के लिए बैठे। तो सलीम ने अम्मी को टोका। तो ये जो सलीम ने अम्मी को कुछ कहा, अम्मी को टोका। अम्मी ज़रा अपने दांत देखिए। वो बोला कि मम्मी अपने दांत देखो, पान खाने से कितने गंदे हो रहे हैं। कि भाई ये जो पान खाता तुम आप, उससे कितने गंदे हो रखे हो। मैं तो दांत मांज चुकी हूँ। अम्मी कहती है कि भाई मैं तो दांत साफ कर चुकी हूँ। अम्मी ने टालना चाहा। अम्मी ने ना इनको टालना चाहा। जो सलीम ने बोला नहीं, चलिए उठिए। सलीम बोला नहीं, आप उठिए। अम्मी निवाला तोड़ चुकी थी। अम्मी ने ना कुछ खाने के लिए हाथ में ले लिया था, मगर सलीम ने ज़बरदस्ती कंधा पकड़कर उन्हें उठा दिया। मगर ये बात हुई नहीं कि सलीम ने उनका कंधा पकड़ा और उनको उठा दिया। अम्मी को गुस्ल खाने में जाते देखकर सब हंस पड़े। अम्मी को स्नान घर में जाते हुए देखकर सब हंसे, जैसे रोज़ सलीम को ज़बरदस्ती भगा के हंसते थे। जैसे जब ये सलीम को ऐसे भगा देते थे जब हंसते थे। फिर वह अब्बा की तरफ मुड़ा। फिर सलीम ना अब्बा की तरफ मुड़ा, अपने पापा की तरफ मुड़ा। ज़रा अब्बा की गत देखिए, मतलब ज़रा ये जो पापा की हालत देखिए। बाल बड़े हुए हैं, बाल बहुत लंबे लंबे हैं, शेव नहीं किया, मतलब दाढ़ी नहीं बनाई। कल कपड़े पहने थे और आज इतने मैले कर ढाले, मतलब आप कल कपड़े पहने थे पर आज तो तक गंदे कर दिए। आखिर अब्बा के लिए कितने कपड़े बनाए जाएंगे और अब्बा के लिए कितने कपड़े बनाए जाएंगे। यह सुनकर अब्बा का हंसते हंसते बुरा हाल हो गया। मतलब वो जो हंसते हंसते ना बुरा हाल हो गया, हंसते ही रहे। आज ये दोनों कैसी सही नकल उतार रहे हैं थे सबकी। आज ये जो जिनके ये फैमिली मेम्बर्स जैसे बोलते थे वैसे ही ये बोल रहे थे। अब्बा, इनके अब्बा भी यही बोलते हैं कि भाई पूरी अच्छी सी नकल उतार रहे हैं। मगर फिर अपने कपड़े देखकर वह सचमुच शर्मिंदा हो गए। फिर वो अपने कपड़े देखकर सचमुच शर्मिंदा हो गए क्योंकि इनके कपड़े तो बहुत गंदे थे।
थोड़ी देर बाद जब अब्बा अपने दोस्तों के बीच बैठ अपनी नई गज़ल लहक लहक कर सुना रहे थे, थोड़ी देर बाद जब ये जो पिताजी हैं इन दोनों के, सलीम और आरिफ के, अपने फ्रेंड्स के बीच में बैठकर अपनी गज़ल सी लहक सुना रहे थे न्यू, तो आरिफ फिर चिल्लाने लगा, बस कीजिए अब्बा। फिर आरिफ फिर से चिल्लाने लगा, बस कीजिए अब्बा, फ़ौरन ऑफिस जाइए। वो बोलता है कि वही जल्दी से ऑफिस जाइए, 10 बज गए हैं। तो 10 बज गए हैं ना। लेफ्ट और अब्बा डांटते डांटते रुक गए। ये जो अब्बा हैं इनके पिताजी हैं, वो डांटते डांटते रुक गए। बेबसी से गज़ल की अधूरी पंक्ति दांतों में दबाए 5 पटकते आरिफ के साथ हो गए। ये जो इनकी बेबसी है उसमें अधूरे ये जो 5 पंक्तियाँ वो पटकते आरिफ के साथ हो लिए। रजिया जरा मुझे 5 रुपए तो देना। वो उनके अब्बा बोलते हैं, रजिया मुझे 5 रुपए दे दो। अब्बा दफ्तर जाने को तैयार होकर बोले। ये जो अब्बा जब ऑफिस जाने के लिए जब तैयार हो गए तो जब बोले 5 रुपए का क्या होगा। आरिफ पूछा कि भाई 5 रुपए का क्या होगा, कार में पेट्रोल तो है, ये जो कार है उसमें पेट्रोल है। आरिफ ने तुनक कर अब्बा जान की नकल उतारी। ये जो आरिफ है उसने तुरक कर अपने अब्बा की नकल उतारी। जैसे अब्बा कहते हैं कि इकन्नी का क्या करोगे, जेब खर्च ले चुके हो हम। जैसे उसके पिताजी कहते हैं, भाई इकन्नी का क्या करोगे जब जेब खर्च ले सकते हो। थोड़ी देर बाद खानसाना आया, थोड़ी देर बाद रसोईया आया। बेगम साहब आज क्या पकेगा? कि वो पूछता है कि बेगम साहब आज क्या पकेगा, आलू, गोश्त, कबाब या मिर्चों का सालन, मसालों की सब्जी। अम्मी ने अपनी आदत के अनुसार कहना शुरू किया। ये जो इनकी अम्मी हैं उन्होंने अपनी आदत के अनुसार कहना शुरू किया, नहीं आज ये चीज़ें नहीं पकेंगी, कि भाई आज ये चीज़ें नहीं पकेंगी। सलीम ने किताब रखकर अम्मी की नकल उतारी। आज सलीम ने ना किताब रखकर अपनी अम्मी की नकल उतारी। आज गुलाब जामुन, गाजर का हलवा और मीठे चावल पकाओ, कि भाई आज गुलाब जामुन, गाजर का हलवा और मीठा चावल पकाओ। लेकिन मिठाइयों से रोटी कैसे खाई जाएगी, लेकिन मिठाइयों के साथ रोटी कैसे खाई जाएगी। अम्मी किस तरह सब्र न कर सकी, अम्मी इस तरह से सब्र न कर सकी जैसे हम रोज सिर्फ मिर्चों के सालन से खाते हैं। आरिफ बोला, जैसे हम सिर्फ मिर्चों के सालन से खाते हैं रोज रोटी। दोनों ने एक साथ कहा, इन दोनों ने एक साथ ही बोल दिया ये तो। दूसरी तरफ दादी किसी से तू मैं किए जा रही थी, और दूसरी तरफ ये जो दादी है वो किसी से तू मैं करे जा रही थी। उफ़ो, दादी तो शोर के मारे दिमाग पिघलाए दे रही है। ये बोलते हैं इनमें से कोई एक कि भाई दादी तो शोर के मारे दिमाग पिघला रही है। आरिफ ने दादी की तरह दोनों हाथों पर सिर थाम कर कहा। जो आरिफ ने अपनी दादी की तरह दोनों हाथों पर सिर थाम कर कहा, ऐसे। ओफो, इतना सुनते ही दादी ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। इतना सुनते ही दादी ने चीखने चिल्लाने लगी कि आज ये लड़के मेरे पीछे पंजे झाड़ के पड़ गए हैं। ये लड़के तो आज मेरे पीछे ही पड़ गए हैं। मगर अब्बा के समझाने पर खून का घूंट पीकर रह गई। पर ये जो अब्बा है उनके समझाने पर खून का घूंट पीकर रह गई। कॉलेज का वक्त हो गया। ये जो है कॉलेज का वक्त हो गया। तो भाई जान अपनी सफ़ेद कमीज को आरिफ सलीम से बचाते दालान में आए। कॉलेज का वक्त हो गया। ये जो इनके भाईजान है वो अपनी कमीज बचा के ना आरिफ सलीम से दालान में आए। अम्मी शाम को मैं देर से आऊँगा। वो बोलते हैं कि अम्मी मैं शाम को देर से आऊँगा, दोस्तों के साथ फिल्म देखने जाना है। ये अपने फ्रेंड्स के साथ कहाँ जाएंगे? फिल्म देखने जाएंगे, मूवी।
खबरदार, आरिफ ने आंखें निकालकर उन्हें धमकाया। खबरदार, आरिफ ने ना बिल्कुल आंखें निकालकर उनको गुस्सा किया। कोई ज़रूरत नहीं है फिल्म देखने की, कि भाई कोई ज़रूरत नहीं है फिल्म देखने की, इम्तिहान करीब हैं और हर वक्त सैर सपाटों में घूम रहते हैं आप, कि भाई एग्ज़ाम तो आने वाले हैं और आप यहाँ सैर सपाटों में घूमते रहते हैं। पहले तो भाईजान एक करारा सा हाथ मारने के लिए लपके, फिर कुछ सोचकर फिर वो मुस्कुरा पड़े, हंस पड़े। लेकिन हुज़्रे आली दोस्तों के साथ खासकर फिल्म देखने की बात पक्की कर चुके हैं, इसलिए इजाज़त देने की मेहरबानी की जाए। लेकिन मैंने तो अपने दोस्तों के साथ फिल्म देखने की तो बात पक्की कर ही लिया, मेहरबानी करके मुझे इजाज़त दे दीजिए। उन्होंने हाथ जोड़ के कहा, उन्होंने ना बिल्कुल अपने हैंड जॉइन करके कहा, मना करें, बस मैंने एक बार कह दिया, अब मना करें, मैंने ना बस एक बार कह दिया, उसने लापरवाही से कहा और सोफे पर दराज होकर अखबार देखने लगा। उसने ना लापरवाही से कहा और सोफे पर बैठकर अखबार देखने लगा। उसी वक्त आपा भी अपने कमरे से निकली। उसी वक्त उनकी बड़ी दीदी भी कमरे से बाहर निकली। एक निहायत भारी साड़ी में लटकती बड़े ठाठ से कॉलेज जा रही थी। ऐसे निहायत भारी सी साड़ी पहनकर लटकती अपने कॉलेज जा रही थी। आप सलीम ने बड़े गौर से आपा को मुआयन किया। अच्छे से देखा। इतनी भारी साड़ी क्यों पहनी? वो बोला कि भाई आपने इतनी भारी साड़ी क्यों पहनी? शाम तक गलत हो जाएगी, शाम तक तो ये खराब हो जाएगी। इस साड़ी को बदल कर जाइए। आज वह सफ़ेद वाइल की साड़ी पहनना। आपने इस साड़ी को बदल के जाओ, ये जो आपकी सफ़ेद रंग की वाइल की साड़ी है वो पहन के जाना। अच्छा, बहुत दे चुके हुक्म। अच्छा, तुम ना बहुत ज़्यादा हुक्म दे चुके हैं। आपा चिढ़ गई। आपा है ये जो इनकी चिढ़ गई। हमारे कॉलेज में आज फंक्शन है। वो बोली कि भाई हमारे कॉलेज में आज फंक्शन है। उन्होंने साड़ी की सिकने दुरुस्त की। उन्होंने साड़ी ठीक करते हुए कहा, हुआ करे मैं क्या कह रहा हूँ भाई, हुआ करे मैं क्या कह रहा हूँ। सुना नहीं क्या? आपने सुना नहीं? अपनी इतनी अच्छी नकल देखकर आपा शर्मिंदा हो गई। ये जो जैसे आपा बोलती थी, उनकी इतनी अच्छी नकल देखकर आपा शर्मिंदा हो गई। इसी तरह तो वही आरिफ और सलीम से उनकी मनपसंद कमीज उतरवाकर निहायत बेकार कपड़े पहनने का हुक्म लगाया करती हैं। ऐसे ना, क्योंकि ये जो इनकी आपा है वो आरिफ और सलीम के मनपसंद कमीज उतरवाकर ये ऐसे ही गंदे से कपड़े पहनने को बोल देती है। दूसरी सुबह हुई, मतलब नेक्स्ट मॉर्निंग सलीम की आँख खुली है। जो सलीम है उसकी आँख खुली तो आपा नाश्ते की मेज सजाए उन दोनों के उठने का इंतज़ार कर रही थी। तो ये जो आपा है, ये इनकी अम्मी, वो इन दोनों में खाने की मेज सजाए इन दोनों का उठने का इंतज़ार कर रही थी। अम्मी खानसामा को हुक्म दे रही थी कि हर खाने के साथ एक मीठी चीज़ ज़रूर पकाया करो। अम्मी रसोइये को हुक्म दे रही थी कि भाई कोई भी खाने की चीज़ के साथ एक मीठी चीज़ तो पकाया ही करो भाई। अंदर आरिफ के गाने के साथ भाईजान मेज का तबला बजा रहे थे कि अब्बा सलीम से कह रहे थे। अंदर ये जो आरिफ गाना गा रहा था उसके साथ इनके भाईजान मेज पर तबला बजा रहे थे। इतने में ही अब्बा ने कहा, स्कूल जाते वक्त एक चवन्नी जेब में डाल लिया करो, कि वो स्कूल जाते टाइम ना अपने जेब में 25 रुपये डाल लिया करो। क्या हर्ज है, क्या इसमें मुश्किल है? जिलानी बानो ने लिखी है। उर्दू से अनुवाद लक्ष्मी चंद्रगुप्त ने किया। ये जो स्टोरी है ये उर्दू में थी, पर ये लक्ष्मी चंद्रगुप्त ने हिंदी में किया है। इसमें कुछ अभी भी उर्दू के वर्ड है, जैसे अम्मी, अब्बा। बैक एक्सरसाइज। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट चीज, कहानी की बात। प्रश्न 1,
अब्बा ने क्या सोचकर आरिफ की बात मान ली? अब्बा ने क्या सोचा होगा कि भाई आरिफ की बात मान ली? उत्तर, अब्बा ने यह सोचकर आरिफ की बात मान ली कि रोज सभी इन बच्चों पर हुक्म चलाते हैं। अब्बा ने ये सोचकर आरिफ की बात मान ली कि भाई ये जो बच्चों पर ना रोज सब हुक्म चलाते हैं, क्यों ना एक दिन के लिए ये हक इन्हें भी दे दिया जाए। क्यों ना एक दिन के लिए ना ये जो हक है ना इन्हें भी देना चाहिए, दे दिया जाए। प्रश्न 2, वह एक दिन बहुत अनोखा था जब बच्चों को बड़ों का अधिकार मिल गए थे। वो दिन बहुत ज़्यादा अच्छा था कि भाई बच्चों को ना बड़ों के अधिकार मिल गए थे। वह दिन बीत जाने के बाद इन्होंने क्या सोचा होगा? ये वाला दिन बीत जाने के बाद इन्होंने क्या सोचा होगा? आरिफ ने, अम्मा ने और दादी ने। आरिफ ने सोचा होगा कि यह दिन कितना आनंददायक था। आरिफ ने ये सोचा होगा कि भाई इस दिन को कितना मज़ा आया था, काश ऐसा दिन रोज आए, कि भाई ऐसा दिन रोज जाना चाहिए। अम्मा ने सोचा होगा कि बच्चों को थोड़ी बहुत आज़ादी ज़रूर देनी चाहिए और इनकी भावनाओं को समझना चाहिए। अम्मा ने सोचा होगा कि भाई इन बच्चों को भी थोड़ी बहुत आज़ादी देनी चाहिए और इनकी भावनाओं को हमें समझना चाहिए। दादी ने सोचा होगा कि हम प्रतिदिन इन बच्चों को कष्ट देते हैं, और दादी ने सोचा होगा कि हम इन बच्चों को पूरा दिन कष्ट देते हैं, रोज़ देते हैं। अब तुम्हारी बात। प्रश्न 1, अगर तुम्हें घर में एक दिन के लिए सारे अधिकार दे दिए जाए तो तुम क्या क्या करोगी? अगर एक दिन के लिए तुम्हें ये बड़ों के सारे अधिकार दिए जाए तो तुम क्या करोगे? उत्तर, अगर हमें घर में एक दिन के लिए सारे अधिकार दे दिए जाए तो हम अपने मन की सभी इच्छाओं को पूरा करना चाहेंगे, जैसे मनपसंद चीज़ें बनाकर खाएंगे, खूब खेलेंगे। अगर हमें ना ये अधिकार दे दिए जाए तो हम अपनी सारी इच्छाएं पूरी करेंगे और मनपसंद चीज़ें बनाकर खाएंगे और बहुत ज़्यादा खेलेंगे। प्रश्न 2, कहानी में ऐसे कई काम बताए गए हैं जो बड़े लोग आरिफ और सलीम से करने के लिए कहते हैं। इस कहानी में ना बहुत सारे ऐसे काम बताए गए हैं जो सब आरिफ और सलीम को करने के लिए कहते हैं। तुम्हें विचार से उनमें कौन कौन से काम उन्हें बिना शिकायत किए कर देने चाहिए थे और कौन कौन से कामों के लिए मना कर देना चाहिए था? तुम विचार करो कि भाई कौन कौन से काम बिना शिकायत कर देने चाहिए थे और कौन से कामों के लिए उन्हें मना करना चाहिए था। उत्तर, आरिफ और सलीम को रात में जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना, धीमी आवाज़ में गाना, बाहर नहीं जाना, शोर ना करना, खुद नहा लेना, कम घूमना फिरना आदि काम बिना शिकायत किए कर लेने चाहिए थे। बताओ, ये सारे काम उनको बिना शिकायत किए कर लेना चाहिए। वहीं उन्हें सादा नाश्ता करने, बेकार खाना खाने, बेकार कपड़े पहनने जैसे कामों के लिए मना कर देना चाहिए था और इन सब कामों के लिए मना कर देना चाहिए था ना। तरकीब, दोनों घंटों बैठकर इन पाबंदियों से बच निकलने की तरकीबें सोचते रहते हैं। प्रश्न 1, तुम्हारे विचार से वे कौन कौन सी तरकीबें सोचते होंगे? 1, पहली तरकीब, काश हमें कोई ऐसी जगह मिल जाए जहाँ कोई ना डांटे, कि भाई हमें कोई ऐसा प्लेस मिल जाए जहाँ हमें बिल्कुल कोई ना डांटे। हमें भी बड़ों को डांटने का अधिकार मिल जाए, हमें भी कभी बड़ों को डांटने का अधिकार मिल जाए, हम जल्दी से बड़े हो जाएं और हम जल्दी से बड़े हो जाएं। प्रश्न 2, कौन सी तरकीब से उनकी इच्छा पूरी हो गई थी और कौन सी तरकीब से ये जो इच्छा थी इनकी पूरी हो गई थी? उत्तर, उन्होंने बड़ों के सभी अधिकार मांग लिए थे और बड़ों को छोटों की तरह रहने के लिए कहा था। उन्होंने बड़ों के सारे अधिकार मांगे थे और ये जो बड़े हैं उनको छोटा बनने के लिए कहा था, जिससे उनकी इच्छा पूरी हो गई थी, जिससे कि इनकी इच्छा पूरी हो गई थी। प्रश्न 3, क्या तुम उन दोनों को इस तरकीब से भी अच्छी तरकीब सुझा सकते हो? क्या तुम इस वाली तरकीब से उनको बहुत अच्छी तरकीब सुझा सकते हो?
इससे अच्छा था कि उन दोनों को अपनी कुछ आदतों को सुधार कर लेना चाहिए था। इससे तो यही अच्छा था कि भाई इन दोनों को ना अपनी कोई कुछ आदतें सुधार लेनी चाहिए थी। अधिकार की बात, आज तो उनके सारे अधिकार छीने जा चुके हैं। प्रश्न 1, अम्मी के अधिकार किसने छीन लिए थे? अम्मी के जो अधिकार हैं किसने छीन लिए थे? अम्मी के अधिकार आरिफ और सलीम ने छीन लिए थे। ये जो अम्मी के अधिकार हैं वो किसने? आरिफ और सलीम ने छीने थे। क्या उन्हें अम्मी के अधिकार छीनने चाहिए थे? क्या उन्हें अम्मी के अधिकार को छीन लेना चाहिए था? नहीं, अम्मी के अधिकार उन्हें नहीं छीनने चाहिए थे, लेकिन अम्मी को भी उनकी भावनाओं को समझना चाहिए था। उनको ना अम्मी के अधिकार तो छीनने नहीं चाहिए था, पर इनकी अम्मी को भी इनके भाव समझने चाहिए थे। प्रश्न 3, उन्होंने अम्मी के कौन कौन से अधिकार छीने होंगे? उन्होंने अम्मी के ना कौन से अधिकार छीने होंगे? उन्होंने अम्मी के डांटने, सुबह जल्दी उठने, अपनी पसंद का खाना बनवाने जैसे अधिकार छीने होंगे। ये सब अधिकार उन्होंने छीने होंगे अपनी अम्मी से। नाउ बादशाहत। प्रश्न 1, बादशाहत क्या होती है? चर्चा करो। बादशाहत ये क्या चीज़ होती है? चर्चा करो। किसी क्षेत्र, राज्य या देश आदि पर शासन का पूरा अधिकार जमाना तथा अपनी मनमर्जी करना बादशाहत होती है। देखो, किसी भी क्षेत्र या राज्य पे, देश पे अपना संस्थान जमाना और अपने बिल्कुल मन मर्जी करना, वो बादशाहत कहलाती है। क्या कहलाती है वो? बादशाहत। प्रश्न 2, तुम्हारे विचार से इस कहानी का नाम एक दिन का बादशाहत क्यों रखा गया है? तुम्हारे विचार से इस कहानी का नाम एक दिन का बादशाहत क्यों रखा गया है? तुम भी अपने मन से सोचकर कहानी को एक शीर्षक दो। तुम भी अपने मन से कोई विचार, कहानी को कोई शीर्षक दो, अपने मन से सोचो कर। उत्तर, आरिफ तथा सलीम दोनों को एक दिन के लिए बड़ों के सभी अधिकार दिए गए थे। आरिफ और सलीम को ना एक दिन के लिए सब बड़ों के अधिकार दे दिए गए थे, इसलिए कहानी का नाम एक दिन की बादशाहत रखा गया। इस वजह से ही कहानी का नाम एक दिन की बादशाहत रखा गया। कहानी का अन्य शीर्षक बच्चों का बचपन भी हो सकता है। कहानी का एक और नाम बच्चों का बचपन भी हो सकता है। क्या हो सकता है? बच्चों का बचपन। प्रश्न 3, कहानी में उस दिन बच्चों को सारे काम करने पड़े थे। कहानी में ना बच्चों को उस दिन सारे काम करने पड़े थे। ऐसे में कौन एक दिन का असली बादशाह बन गया था? इसलिए कौन एक दिन का असली बादशाह बन गया था? कहानी में उस दिन बच्चों को सारे बड़ों वाले काम करने पड़े थे। इस कहानी में ना इन बच्चों को बड़ों वाले सारे काम करने पड़े थे। ऐसे में बच्चे एक दिन के लिए असली बादशाह बन गए थे, क्योंकि उस दिन उन्हें सभी अधिकार प्राप्त थे। इसलिए ना वो एक दिन के असली बादशाह बन गए थे, क्योंकि उनको सबके अधिकार प्राप्त हो गए थे। लेफ्ट ओवर बैक एक्सरसाइज वी विल डू इन। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इज कविता से। प्रश्न 1, यह बच्चा कवि के पड़ोस में रहता है, फिर भी कविता दृश्य पड़ोस से शुरू होती है। ये जो बच्चा है वो कवि के पड़ोस में रहता है, फिर भी ये जो कविता है वो अदृश्य पड़ोस से शुरू होती है। कैसे होती है? किस अदृश्य पड़ोस से निकलकर आता था वह खेलने हमारे साथ। इसके कई अर्थ हो सकते हैं, जैसे इसके ना बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं। कैसे? जैसे कि यहाँ कवि को मालूम नहीं था कि वह बच्चा ठीक किस घर में रहता था। कवि को यह नहीं पता था कि ये जो बच्चा है ठीक से किस घर में रहता था। कवि को ठीक से नहीं पता था। और एक ये हो सकता है, पड़ोस में रहने वाले बाकी बच्चे एक दूसरे से बात करते थे, पर यह बच्चा बोल नहीं पाता था, इसलिए पड़ोसी होने के बावजूद वह दूसरे बच्चों के लिए जाना था। देखो, ये जो और बच्चे थे वो तो एक दूसरे से बातें करते थे, पर ये बच्चा था वो तो बोल ही नहीं पाता था, लेकिन ये एक पड़ोसी था, इसी बावजूद वो बच्चों के लिए क्या था? अनजाना। पता ही नहीं है बच्चों को ये कौन है भाई।
सा अर्थ तुम्हें ज़्यादा सही लगता है? ये जो दो अर्थ है इनमें से तुम्हें कौन सा अर्थ ज़्यादा सही लगता है? क्या कोई और अर्थ भी हो सकता है? इनके अलावा क्या कोई और भी अर्थ हो सकता है? उत्तर, रतन नामक गूंगा बच्चा कवि के पड़ोस में रहता था, फिर भी कविता अदृश्य पड़ोस से शुरू होती है। ये जो एक रतन था उसका नाम, और वो गूंगा था, और फिर भी ये कविता अदृश्य पड़ोस से शुरू होती है। कैसे होती है? न जाने किस अदृश्य पड़ोस से निकल कर आता था वह खेलने हमारे साथ। ऐसे होती है क्योंकि पड़ोस में रहने वाले बाकी बच्चे एक दूसरे से बातें करते थे, पर वह बच्चा बोल नहीं सकता था, क्योंकि ये जो पड़ोस में और बच्चे रहते हैं वो तो एक दूसरे से क्या करते थे? बातें करते थे। पर ये जो बच्चा था वो बोल नहीं पाता था, इसलिए पड़ोसी होने के बावजूद एक दूसरे बच्चों के लिए अनजाना था। इसलिए ये जो फिर ये पड़ोसी था ना, इसलिए ये और बच्चों के लिए क्या था? अनजाना था। इसका दूसरा अर्थ यह भी हो सकता है कि कवि ने उस बच्चे को पहली बार देखा हो जब वह खेलने आया। इसका एक दूसरा अर्थ ये भी हो सकता है कि भाई ये जो बच्चा है ना, कवि ने पहली बार ही देखा हो जब वो खेलने आया था। एक दिन पहले दिन आया था, कवि ने पहली बार देखा होगा, है ना? ये भी हो सकता है ना। नाउ सेकेंड इज, अंदर की छटपटाहट उसकी आंखों में किस रूप में प्रकट होती थी? उसके जो अंदर की छटपटाहट है वो किस रूप में प्रकट होती थी? चमक के रूप में, डर के रूप में, जल्दी घर लौटने की इच्छा के रूप में? इनमें से जल्दी घर लौटने की इच्छा के रूप में। अब तरह तरह की भावनाएं। प्रश्न 1, नीचे लिखी भावनाएं कब या कहाँ महसूस होती हैं? ये जो नीचे 2-3 भावनाएं दी गई हैं वो कहाँ और कैसे महसूस होती है? फर्स्ट इज छटपटाहट। छटपटाहट, छटपटाहट। अधिरिक्तता, कहीं जाने की जल्दी हो और जाना संभव न हो। जैसे हमें ना कहीं बहुत जल्दी से जाने पर जाना वो संभव नहीं है, वहाँ जाना। स्कूल की छुट्टी में अभी काफ़ी देर हो, ये जो स्कूल की छुट्टी है वो ना बहुत देर हो उसमें। घर पर ऐसा कोई मेहमान मतलब गेस्ट आने वाला हो जिसे तुम बहुत पसंद हो, और घर पर ऐसा कोई गेस्ट आने वाला जिसे तुम बहुत पसंद हो। इच्छा, अब इच्छा के बारे में, किसी चीज़ को पाने की इच्छा हो पर वह तुरंत न मिल सकती हो जाए, जैसे भूख लगी है। देखो जैसे ना किसी चीज़ को जल्दी से पाने पर उसको मिलने की इच्छा नहीं है, जैसे कि भूख लगी है पर खाना तैयार न हो और खाना नहीं बना हुआ है। संदेश, हम कोई संदेश देना चाहते हैं पर दूसरे समझ नहीं पा रहे हो, जैसे शिक्षक से कहना हो कि घंटी बज गई है, अब पढ़ना बंद करें, पर उन्हें घंटी सुनाई न दी हो। जैसे कि ना संदेश टीचर को कहना है हमें कि भाई घंटी बज गई है, पर क्या, पर टीचर को तो घंटी सुनाई नहीं दी। नाउ नेक्स्ट इज, इनमें से कौन सा इस बच्चे पर लागू होता है? ये जो इन चीज़ों में से कौन सा बच्चा किस पर लागू होता है? घबराहट। हमें जब किसी बात की आशंका हो तो घबराहट महसूस होती है। जैसे किसी भी बात की आशंका होना तो क्या होती है? घबराहट महसूस होती है एक तरह से। कैसी घबराहटें महसूस होती है? अंधेरा होने वाला है और हम घर से काफ़ी दूर हैं। देखो जैसे ना अंधेरा होने वाला है और हम घर से बहुत ज़्यादा दूर हैं। क्या हैं? बहुत ज़्यादा फार हैं, दूर हैं।
समय हमें कोई काम पूरा कर लेना हो, जैसे परीक्षा में देखा जाता है, हमें समय पर कोई काम पूरा कर लेना चाहिए, जैसे एग्ज़ाम। यह डर हो कि दूसरे के मन में क्या चल रहा है, ये डर हो कि दूसरे के मन में क्या चल रहा है। जैसे पापा को मालूम चल गया हो कि कांच का गिलास तुमसे टूटा है, जैसे कि पापा जी को मालूम चल गया कि ये जो कांच का गिलास है वो किससे टूटा है, तुमसे टूटा है, मेरे से टूटा है, आपसे टूटा है, भाई टूटा है। को उत्तर, इन भावनाओं में से छटपटाहट तब होती है जब हमारी इच्छा के अनुसार कोई कार्य नहीं किया जाता। ये कार्य इनमें ना छटपटाहट जब होती है जब हमारी इच्छा के अनुसार कोई कार्य नहीं किया जाता। जबकि घबराहट कोई गलत काम करने या डर के कारण होती है, और जबकि ये जो घबराहट है वो किसी गलत काम या डर के कारण होती है। ये भावनाएं घर, स्कूल आदि में महसूस होती हैं। ये जो भावनाएं हैं वो घर में या फिर स्कूल में महसूस होती हैं। इनमें से संदेश का संदर्भ बच्चों पर लागू होता है, क्योंकि यह बच्चा मुंह से कुछ नहीं बोल सकता और अपना संदेश दूसरों तक पहुंचाने के लिए इशारे का प्रयोग करता है। जैसे कि कोई बच्चा वो अपने मुंह से तो बोल नहीं सकता और दूसरों को अपने संदेश पहुंचाने के लिए इशारे कर रहा है, लेकिन इसके इशारे किसी को समझ नहीं आते, इसलिए बच्चा छटपटाता रहता है। पर ये जो इसके इशारे वो किसी को क्या नहीं आता, समझ नहीं आते, और ये जो बच्चा वो क्या छटपटाता रहता है। प्रश्न 2, जो बच्चा बोल नहीं सकता वह किस किस बातों की आशंका से घबराता महसूस कर सकता है। ये जो बच्चे हैं वो बोल नहीं सकते, वो किस आशंका से घबराहट महसूस करते हैं। उत्तर, जो बच्चा बोल नहीं सकता वह इस आशंका से घबराहट महसूस करते हैं कि अन्य लोग उसकी बात समझ पाएंगे, और अगर उसने अपनी बात दूसरों को समझानी है तो वह किस प्रकार से समझाएगा। वो इस आशंका से, मतलब इस परेशानियों से घबराता होगा कि लोग उसकी बातें समझ पाएंगे और ये दूसरों को संदेश, ये अपनी बातें कैसे समझाएगा। प्रश्न 3, थोड़ा घबराते भी थे हम उससे, क्योंकि समझ नहीं पाते थे उसकी घबराहटों को। हम उससे थोड़ा सा घबराते भी थे क्योंकि उसकी ये जो घबराहट है हम उसको क्या नहीं कर पाते थे, फील नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते थे। रत्न क्या सोचकर घबराता होगा। ये जो रत्न है वो क्या सोचकर घबराता होगा। उत्तर, रतन अपनी बात इशारों में समझाता था, लेकिन जब उसकी बात अन्य लोग नहीं समझ पाते थे तब वह घबराता था। ये जो रत्न है वो अपनी बातें था कैसे समझाता था, इशारों में, लेकिन जब अन्य लोग उसकी बातें नहीं समझ पाते थे तो वो घबरा जाता था। क्या हो जाता था, घबरा जाता था। दोस्तों से पूछकर पता करो, अपने फ्रेंड से पूछो, पता करो कौन क्या सोच को लोग इस काम को करने से घबराता है, कारण भी पता करो। So here is our answers. मैं 2-3 एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे कि विनीत है, उसको अंधेरे से डर लगता है, और क्यों लगता है, कहीं अंधेरे में कोई आ ना जाए। और प्रिया को बीमारी से लगता है, बहुत सारी दवाइयाँ खानी पड़ेंगी। अब आप और लिखना। लेफ्ट ओवर बैक एक्सरसाइज वी विल डू इन पार्ट। प्रश्न 3, नीचे आँखों से जुड़े कुछ मुहावरे दिए गए हैं। ये जो कुछ एडियम्स दिए गए हैं, आइडम्स, तुम इनका प्रयोग किन संदर्भों से कर सकते हैं। ये जो वाक्य है इनका, ये वर्जन को वाक्य बनाना है। वाक्य प्रयोग, आँख दिखाना। क्या, आँख दिखाना, मुझे आँखें मत दिखाओ, मुझे आँखें मत दिखाओ। नज़र चुराना, नज़र चुराना, गलती करोगे तो नज़रें चुरानी पड़ेंगी। अगर तुम गलती करोगे तो क्या करनी पड़ेगी, नज़रें चुरानी पड़ेंगी। आँखों का तारा, आँखों का तारा,
60 अपने माँ बाप की आंखों का तारा है। ये जो 60 है वो अपने माता पिता की आंखों का तारा है। नजरें फेर लेना अपना काम निकलते ही तुम मुझ से नजरें फेरने लगे हो। आंखों पर पर्दा पड़ना, पुलिस गलत काम देख फिर भी आंख पर पर्दा डाले बैठी है। नाउ माँ, याद आती रत्न से अधिक, उसकी माँ की आंखों में झलकती उसकी बेबसी। प्रश्न 1, रतन की माँ की आंखों में किस तरह की बेबसी झलकती है? जो रत्न है उसकी माँ की आंखों में किस तरह की बेबसी झलकती है? उत्तर, रतन की माँ की आंखों में अपने बच्चे के न बोलने की बेबसी झलकती है। ये जो रत्न है उसकी माँ की आंखों में अब उसके जो बच्चा है ना बोलने की बेबसी झलकती है। माँ को यह बेबसी ने बोलने से उसके बच्चे को पीड़ा के कारण होती होगी। माँ की ये जो बेबसी है वो बच्चे के ना बोलने के कारण माँ को एक पीड़ा होती है। प्रश्न 2, अपनी माँ के बारे में सोचते हुए नीचे लिखे वाक्य को पूरा करो। अपनी माँ के बारे में सोचो और ये जो नीचे वाक्य लिखे हैं उनको पूरा करो। तो लेट्स डू इट। मेरी माँ बहुत खुश होती है जब मैं पढ़ाई करती हूँ। माँ मुझे इसलिए डांटती है क्योंकि मैं शरारती हूँ। मेरी माँ चाहती है कि मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनूँ। माँ उसे मैं बेबस होती है जब मैं घर देर से पहुँचती हूँ। मैं चाहती मेरी माँ का आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहे। So friends, our chapter is finish. What? Finish. If you like this video, please like.